वेलकम टू आवर चैनल फॉर लेक्चर। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पूरा कवर अप करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो गाइस, आई होप आप पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखा जाए तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है, जिसमें एक मैकेनिज्म चलता है जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। तो जैसे कि आपको ये सब तो मालूम ही है, बेसिक टर्म्स। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गन से। नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, एल्वियोली, ये सब इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम फंक्शंस देखेंगे, देन ऑर्गन्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो फंक्शंस देखें तो ओवरसीज गैसेस एक्सचेंज, यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है तो कहाँ पे, बिटवीन द ब्लड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और जो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के वहाँ पे होता है, रीजन पे। पैसेज वेस्ट टू लंग प्योरीफाई वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द इनकमिंग एयर। जो हमारा अगर लंग्स की बात करें, वो एक ऐसा पैसेज है जहाँ पे प्योरीफाई हो जाता है, वार्म हो जाता है और ह्यूमिडिफाई हो जाता है एयर का, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं। सो पहला टर्म आता है नोज का। तो नोज क्या है, तो ये पहला ऐसा विजिबल पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जो हम एयर लेते हैं वो नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं, और ये कंटेन क्या करता है, नसल कैविटी, जो कि नसल सेप्टम से डिवाइडेड होता है। अगर हम इसका एनाटॉमी देखें नजल कैविटी की, तो हमें मालूम है कौन सा सेंसरी आता है, तो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आता है। सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहा था तो मैं। और ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो म्यूकोसा में, जो कि सुपीरियर सरफेस पे। द रेस्ट ऑफ द कैविटी इज लिंक्ड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जो कि हेल्प करता है मोशनिंग एयर में और ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल्स को। अगर हम बात करें फेरिंग्स की, फेरिंग्स को ही हम थ्रोट कहते हैं। तो ये मस्कुलर पैसेज है फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो नेजल कैविटी से लैरिंग्स तक। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फेरिंग्स हो तो नेजोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग जो होता है वो सुपीरियर रीजन होता है, जो कि नेजल कैविटी के पास होता है, और जो ओरोफेरिंग्स है वो मिडल रीजन है हमारे माउथ के पास, और लैरिंगोफेरिंग जो कि इन्फीरियर रीजन है, अटैच होता है कहाँ पे, तो लैरिंग्स के साथ। ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स एक और बात है वो कि एयर और फूड का पैसेज वे है, यहीं से फ्लो होता है एयर का और फूड का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फेरिंग्स की, तो यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब्स एंटर होते हैं हमारे नेजोफेरिंग्स में, जो कि एक जो कि टॉन्सिल होते हैं फेरिंग्स के। तो अगर हम टॉन्सिल की बात करें तो ये अलग अलग टॉन्सिल्स होते हैं, जैसे फेरिंगियल टॉन्सिल्स जो कि हमारे नेजोफेरिंग्स में होते हैं, और पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो कि हमारे ओरोफेरिंग्स में होते हैं, और लिंगुअल टॉन्सिल्स जो कि हमारे टंग के बेस पे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स, जो कि वॉइस बॉक्स है। तो ये एक जो लैरिंग्स है यहाँ पे वो है एयर और फूड का रूट, और ये हेल्प करता है किस लिए, साउंड को क्रिएट करने में, लाइक स्पीच, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये मेड बना हुआ किससे है, तो यही है कि 8 रिजिड हाइलैंड कार्टिलेज से, और स्पून शेप्ड फ्लैप है जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स की। यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे वो दिक्कत है तो देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है थायराइड कार्टिलेज, जो कि लार्जेस्ट हाइलैंड कार्टिलेज है, और प्रोट्रूड्स एंटीरियरली, जो कि एडम्स एप्पल भी हम इसे बोलते हैं। और एपिग्लोटिस की बात करें तो ये है सुपीरियर ओपनिंग है, जो हमारा लैरिंग्स है इसका सुपीरियर ओपनिंग है, और जो एपिग्लोटिस है वो रूट है फूड का, जो कि लैरिंग्स तक ले जाता है, और एयर टुवर्ड्स द ट्रैकिया, एयर को ट्रैकिया तक। सो अब हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स के स्ट्रक्चर्स की। तो ये वोकल कॉर्ड्स, जो कि इनको हम वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं, ये हेल्प करते हैं किस लिए, कि एयर को एक्सपील यानी एक्सपील करने का काम करते हैं, और साउंड को क्रिएट करने का काम करते हैं। और जो ग्लोटिस है वो वोकल कॉर्ड की ओपनिंग है। अगर हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो कनेक्ट होता है हमारे ब्रोंकाई से, जो कि लिंक्ड होता है किससे, सिलेटेड म्यूकोसा से। तो गाइस,
प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ आप। तो गाइस अगर अभी आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे देन आपको इन्हीं नोट्स को पढ़ना पड़ेगा, और आई थिंक एक बार भी अगर आप पढ़ लोगे तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप तुरंत के तुरंत नोट्स बना लीजिए। देन अगर इसका काम क्या है तो लाइक ये इनकमिंग जो एयर होता है ये कंटिन्यूअसली बीट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो म्यूकस के थ्रू एक्सपिल आउट कर देता है, और ये सी शेप्ड हाइलैंड कार्टिलेज इसका वॉल होता है। अब हम बात कर लेते हैं लंग्स के बारे में। ये हो गया ट्रैकिया। जैसे कि आप ये देख सकते हो ट्रैकिया का ये रहा पोर्शन, और ट्रैकिया के यहाँ से ये आई थिंक रफ डायग्राम है। तो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जैसा कि आप ये लंग्स देख रहे हो, तो लंग्स स्टार्टिंग होता है ट्रैकिया से, जो कि यहाँ पे डिवाइडेड हो जाता है। हम आगे और डीपली पढ़ेंगे, ब्रोंकाई जो भी है सब पढ़ेंगे अच्छे से, बट पहले हम यहाँ पे लंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लंग्स आप देख सकते हो ये आया डिवाइड हुआ यहाँ पे, और ये वाला रीजन जो है वो क्या है, हाइलम, हीलियम या हाइलम जो भी आप बोलते हो। देन यहाँ पे अगर हम ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। गाइस राइट की बात करें तो राइट जो होता है वो बिग होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया बिगर होता है, और जो राइट होता है इसमें 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। राइट वाला 620 ग्राम का होता है और लेफ्ट वाला 560 ग्राम का होता है। तो अगर लोब्स की बात करें तो सुपीरियर राइट लोब्स, मिडल राइट लोब और इंफीरियर राइट लोब। अगर हम लेफ्ट लोब की बात करें तो सुपीरियर लेफ्ट लोब और इंफीरियर लेफ्ट लोब, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोब आते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये लेयर्स हो रही है। तो यहाँ पे एक ये ब्लू लेयर है जिसको हम विसरल रीजन कहते हैं, और उसके ऊपर एक ब्लैक रीजन है जिसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर। तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, और ये है हमारा डायफ्राग्राम। जो विसरल रीजन है और पैराइटल लेयर है, इन दोनों को मतलब क्या बोलते हैं, ये आते हैं सीरस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो प्लूरल फ्लूइड, जो कि यहाँ पे फ्लो होता है। गाइस यहाँ पे ये पूरा फ्लो होगा, और ये फ्लो होता है, और इसका एडवांटेज क्या है वो भी बता रहा हूँ। ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करवाता है, और इसका एडवांटेज है ताकि ये मैकेनिकल शॉक को प्रिवेंट करता है और होल्ड करता है इन लेयर्स को। तो ये हो गया लंग्स। अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल ट्री। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये ट्रैकिया का डायग्राम। तो ट्रैकिया यहाँ से आ गया राइट ब्रोंकस, और यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस। जो लेफ्ट ब्रोंकस है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। तो यहाँ से ये डिवाइडेड स्टार्ट होता है। राइट का उतना ज़्यादा वो नहीं है, बट लेफ्ट का इम्पोर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा भी कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो गाइस यहाँ पे आप प्राइमरी ब्रोंकस देख रहे हो, और ये डिवाइडेड होगा कहाँ पे, सेकेंडरी ब्रोंकस। और सेकेंडरी यहाँ पे क्या अगेन डिवाइड होगा किसमें, टर्सरी ब्रोंकस। और इसके बाद अगर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में तो किसमें, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकल्स में यहाँ पे डिवाइडेड हुआ, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। देन यहाँ पे अगर हम बात करें राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, जो राइट ब्रोंकस होता है वो वाइडर शॉर्टर होता है और स्ट्रेटर होता है, जो कि हेल्प करता है किससे, फॉरेन पार्टिकल इजीली एंटर होते हैं राइट लंग्स में। इसलिए नॉर्मली आप जानते होंगे कि जो हमारा राइट लंग है, राइट लंग्स, वो जल्दी ही मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड कुछ भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले हमारे राइट लंग्स में ही होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इजीली एंटर हो जाते हैं। बट लेफ्ट जो होता है वो नैरो और लॉन्गर होता है गैस। और यहाँ पे अगर और डिवाइडेड की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, एल्वियोलर डक्ट आता है और एल्वियोलर सैक आता है, जो कि आप ये डायग्राम देख रहे हो। ये क्या हो गया, एल्वियोलस, ये वाला एल्वियोलस हो गया, और ये पूरा पोर्शन जो है वो एल्वियोलर डक्ट, जो कि 8 से 10 एल्वियोली होते हैं। तो गैस ये है पूरा ब्रोंकियल ट्री, और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिए। और गैस और अच्छे से आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि आप एल्वियोली देखा स्ट्रक्चर, हम एल्वियोली की बात करें तो एल्वियोली डक्ट होते हैं जो कि कैनल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एयर कम्स यानी एयर आता है उसके अंदर। और एल्वियोली जो सैक है, एल्वियोलर सैक जो आपने ये देखा, यहाँ पे स्टोर होते हैं एयर जो हमने इनहेल किया, एंड देन जो एल्वियोलस है वो अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो गाइस
और अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, जो कि एयर ब्लड बैरियर जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बना हुआ किससे होता है, तो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर से बना हुआ रहता है, और लाइनिंग होती है किसकी, एल्वियोलर वॉल की। सो यहाँ पे गैसेस का क्रॉस्ड होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। जो ये आप ये ऑक्सीजन देख रहे हो, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ये O2 एंटर हो जाता है हमारे ब्लड में। तो यह आरबीसीज है, तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कैपिलरी है और यहाँ पे एल्वियोलस है। तो गैस ये O2 एंटर होगा हमारे ब्लड के अंदर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर हो जाएगा हमारे एल्वियोलाई में। और इस दौरान जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर ना हो जाए। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा एल्वियोलाई कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो टू फेज में होता है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में होता है एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन में होता है पैसिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में फ्लो होगा एयर का लंग्स में। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एयर लीव होगा लंग से, मतलब निकल जाएगा। इंस्पिरेशन को हम इंस्पिरेशन जो है इसको हम इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपिरेशन को एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो डायफ्राग्राम है और इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा थोरैसिक कैविटी के साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो एयर है वो पुल्ड इनटू लंग्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये रिब्स हो गया और यहाँ पे ये हमारा डायफ्राग्राम हो गया। तो डायफ्राग्राम को डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपको मालूम है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। तो गाइस इस दौरान क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम पे ये स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव पड़ता है। ये जो डायफ्राग्राम है, यहाँ की जो मसल्स होती है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना गाइस, तो इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये मसल्स घिसते क्या करते हैं, इसको स्ट्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। देन डायफ्राग्राम फ्लैट। बात करें अगर एक्सपिरेशन में, एक्सेलेशन जैसे बोलते हैं, इसमें रिलैक्सेशन होता है एक्सटर्नल कोस्टल मसल का, जो कि रिब्स केस जो होती है वो डाउन हो जाती है और डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम किसका, थोरैसिक कैविटी का, जिसकी वजह से डायफ्राग्राम जो है वो अगेन डोम शेप हो जाता है, जैसे कि आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो गैस एक बार ये स्ट्रक्चर देख करके आप समझ सकते हो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन स्ट्रेच हो रहा है, और यहाँ पे जो आप ये चेंजेस अभी आप देखोगे, ये इंस्पिरेशन का और ये एक्सपिरेशन का है। तो आप दिख रहे हो कुछ चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों डायग्राम में। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिब्स केस डाउन हो जा रहा है, यानी सुकड़ जा रहा है, बट यहाँ पे फूल रहा है। तो गैस यही है चेंजेस। और हम बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो टू टाइप्स में होता है, एक नर्वस कंट्रोल और एक केमिकल कंट्रोल होता है। तो नर्वस कंट्रोल की बात करें तो इसमें तीन आते हैं, एक इंस्पिरेटरी सिस्टम आता है, एक्सपायरेटरी सेंटर आता है और एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर आता है। अगर केमिकल कंट्रोल की बात करें तो कैरोटिड बॉडी और एओटिक बॉडी। तो आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो कैसे इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर कहाँ पे, तो ये मेडुलर रीजन में, और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये पोन्स में होते हैं। सो अगर हम बात करें इंस्पिरेटरी एरिया की, तो इसमें टू साइट्स होती है, एक एक्टिव साइट्स होती है और एक इनएक्टिव साइट्स होती है। तो ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। तो देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो डायफ्राग्राम होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल क्वाइट इनहेलेशन होता है। बट इनएक्टिवेशन के दौरान क्या होता है कि डायफ्राग्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हम आराम से एक एक्सहेलेशन कर पाते हैं। सो अगर हम बात करें एक्सपायरेटरी एरिया की, तो एक्सपायरेटरी एरिया कब एक्टिवेट होगा, जब हमारा इंस्पायरेटरी एरिया एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट करेगा एक्सपायरेटरी एरिया को, जो कि जिसमें क्या होगा, तो इंटरकोस्टल जो मसल होंगे और एब्डोमिनल मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्सफुल एक्सेलेशन होगा, यानी एक्सपिरेशन होगा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ड्यूरिंग हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंक्रीज हो जाती है, यानी फास्ट हो जाती है हमारी ब्रीथिंग, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, यानी ट्रांजिशन होता है बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। तो जो हमारा कैरोटिड बॉडी और एओटिक बॉडी है वो
कीमो सेंसिटिव बॉडीज होते हैं, जो कि कैरोटिड बॉडी होते हैं वो एट द बेस ऑफ कैरोटिड साइनस, और एओटिक बॉडी जो होते हैं वो एट द बेस ऑफ एओटा। सो ज़्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं गाइस, जितना हमें इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ रहे हैं, पोर्शन कवर अप कर रहे हैं। तो जनरली इसमें सिर्फ 2 मार्क्स से आता है। अगर कंप्लीट प्रोसेस पूछेगा तो वो लंग्स के साथ पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ लेगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए नॉर्मल। तो गाइस ध्यान से आप पढ़िए, देखिए नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है वो 500 ml ऑफ एयर विद ईच ब्रीथ, ये हमारे टाइडल वॉल्यूम होती है। यानी नॉर्मल हम ब्रीथ करते हैं एक टाइम पे एक बार, तो वो 500 ml एयर जो होता है वो ब्रीथ करते हैं। सो गाइज मैनी फैक्टर दैट अफेक्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या क्या है, तो पर्सन की साइज, सेक्स, एज और फिजिकल कंडीशन। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये होती है जो हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी आफ्टर एक्सहेलेशन जो हमारा एयर बच जाता है कितना ml, वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 1200 ml बच जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर आफ्टर एक्सहेलेशन, ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये फॉरगेट मत होना गाइस, ये 500 ml या 1200 ml। सो अब हम बात कर रहे थे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम बोलते हैं IRV। तो ये शॉर्टकट में IRV पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन ही ये लिख करके दे फुल फॉर्म। तो गाइस ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एयर, जो अमाउंट ऑफ एयर जो हम लेते हैं फोर्सफुली इन ओवर द टाइडल वॉल्यूम, और ये कितना होता है, तो 2100 लेकर के 3200, यानी 2100 से लेकर 3200 ml तक। अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें ERV, तो जो हम एयर लेते हैं यानी एक्सहेल्ड करते हैं। सो गाइस ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो 1200 ml होता है। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी, तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाइटल कैपेसिटी लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, तो जो अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एयर होता है उसी को हम बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपील फ्रॉम लंग्स, यानी मैक्सिमम अमाउंट में हमने एयर को एक्सपील किया लंग्स के थ्रू आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, यानी मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं उस टाइम पे। तो अगर हम बात करें तो वाइटल कैपेसिटी की, तो जो टाइडल वॉल्यूम है उसको ऐड करेंगे और IRV को ऐड करेंगे और ERV को ऐड करेंगे। सो गाइस अगर हम बात करें डेड स्पेस वॉल्यूम की, तो ये होता है जो हमारा एयर डेट रिमेन्स इन कंडक्टिंग जो एंड नेवर रीच द एल्वियोली, यानी एल्वियोली तक ये एयर पहुंच नहीं पाता, और ये कितना होता है, तो 150 ml होता है। तो गाइस ये हो गया कंप्लीट वीडियोस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो, एंड गाइस सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो, और लाइक करना मत भूलना गाइस, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम ज्वाइन कर लेंगे। बट ऑल द नोट्स आर अवेलेबल इन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना होगा, तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए टेलीग्राम ऐप को, एंड फार्मा लेक्चर सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल पर, वहाँ पे सारे नोट्स आपको अवेलेबल है।